नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि बिहार सिविल कोड क्लर्क का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है। आंसर की भी आपकी आ चुकी है। आप सभी ने जो अपने मार्क्स हैं वो चेक कर लिए होंगे, कितना क्या आपका स्कोर बन रहा है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उसके अलावा चैनल पे जाके आप कम्युनिटी में मैं अभी पोस्ट भी डाल दूंगा इस वीडियो के बाद, वहाँ पे आप लोग जो है पोल भी डाल दूंगा, जिसमें आप लोग मैक्सिमम उसमें सपोर्ट करिए, बताइए कि आपका स्कोर कितना क्या बनना है। तो उससे क्या है कि हम लोग कट ऑफ का एक अच्छे तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे। बाकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी किया जा सकती है इसका रफली आइडिया मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देने वाला हूँ। उसके अलावा इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉन्ग क्वेश्चन के बारे में, कितने क्या क्वेश्चन गलत हैं, ठीक है। उसके अलावा अभी कितने के आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, किस कंडीशन में आपके मार्क्स बढ़ते हैं, कब रॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स, अगर कोई क्वेश्चन गलत है उसके मार्क्स कब सभी एस्पिरेंट को मिलते हैं, कब नहीं मिलते हैं, इस डाउट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा कट ऑफ कितनी कह सकती है, इन सब के बारे में भी, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसका भी एक रफली आइडिया जो है वो आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाला है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मैथ्स के क्वेश्चन की, तो ये मैथ्स का जो क्वेश्चन है ये गलत है। और अभी इस पे बात करेंगे कब मार्क्स सबको मिलते हैं, कब केवल उसको मिलेंगे जो ऑब्जेक्शन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी जो है वो 15 दिन में करता है, सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा सी मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया, कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टोटल जो काम होने में टाइम लगा है वो कितना लगा है। तो यहाँ पे क्या है, ए किसी काम को कितने समय में करता है, 10 दिन में करता है, बी जो है वो 15 दिन में करता है और सी जो है वो 20 दिन में करता है। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना हो गया, इनका एलसीएम कितना हुआ, 60। तो यहाँ पे ए जो है वो एक दिन में कितने लड्डू बनाता है, 60 को 10 से डिवाइड करेंगे, यानी कि ये 6 लड्डू बनाता है, ये 4 लड्डू बनाता है और ये कितने बनाता है, 3 बनाता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और सी 2 दिन तक काम करते हैं, तो ए और सी अगर एक दिन काम करेंगे साथ में तो लड्डू कितने बनेंगे, 9। 2 दिन में कितने लड्डू इन्होंने बनाए, 18, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसके पश्चात ए के स्थान पर बी आ गया, यानी कि अब बी और सी मिलकर काम कर रहे हैं, तो बी और सी एक दिन में कितने लड्डू बनाएंगे भाई, 4 3 7, ठीक है। अब 18 लड्डू बन गए, टोटल बनाने कितने थे, 60, तो बचे कितने बनाने के लिए, 60 में से 18 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 42। तो 42 लड्डू बनाने के लिए बचे हैं, और जबकि बी और सी एक दिन में 7 लड्डू बनाते हैं तो कितना समय लगेगा, 6 दिन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टोटल टाइम कितना लगा काम होने में, तो 2 दिन ये और 6 दिन ये, यानी कि टोटल 2 + 6, टोटल जो टाइम लगेगा वो 8 दिन लगेगा। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो किसको किसको मिलेंगे। देखो यहाँ पे 2 कंडीशंस होती हैं। पहली चीज़ क्या है कि अगर किसी भी क्वेश्चंस के 4 जो ऑप्शन दिए हैं उसमें जो मतलब सही ऑप्शन है, जो उसमें सही ऑप्शन है वो एग्जिस्ट करता है, उन चारों ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है वो एग्जिस्ट करता है, तब मार्क्स उस एस्पिरेंट को मिलेंगे जिसने सही आंसर टिक किया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसका 8 जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अभी आंसर की जो आई है उसमें अगर इसको 6 करेक्ट माना जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि अभी भले ये 6 जो है वो करेक्ट लगाया, लेकिन मार्क्स उसको मिलेंगे जिसने ये 8 वाला यहाँ पे जो है वो टिक किया होगा, ठीक है। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा कब मार्क्स सभी को मिलते हैं, अगर चारों ऑप्शन में भी सही ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। मान लेते हैं ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें 8 दिया ही ना होता किसी में, तब इसके मार्क्स जो है वो सभी एस्पिरेंट को मिलते हैं, ठीक है। भले आप ऑब्जेक्शन करो या ना करो, और इस कंडीशन में उसको मार्क्स मिलेंगे जिसने जो ऑब्जेक्शन करेगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये कि अगर चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो फिर जो ऑब्जेक्शन करेगा उसको उसके नंबर मिलेंगे। उसके अलावा अगर चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करता है तो मार्क्स सभी को मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जिसपे जो है जिसने सही किया होगा उसको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा एक ये क्वेश्चन है, नेडिर का मतलब होता है निम्नतम बिंदु, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे डाउट है, इसमें भी जो जिस बच्चे ने सही किया होगा उसको यहाँ पे नंबर मिलेंगे। बाकी अगर हम यहाँ पे बात करें कितने क्या क्वेश्चन गलत आए, तो यहाँ पे जो इन्होंने पेपर लिया है इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके गलत नहीं है। हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है। उसके अलावा इंग्लिश में अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन आपका गलत है, बाकी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है। उसके अलावा मैथ्स में अगर बात करें तो मैथ्स का केवल एक ये क्वेश्चन इसमें डाउट है, बाकी और भी कोई क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं है। कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर में कोई क्वेश्चन गलत नहीं है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चन जो ऐसे हैं जिस पर डाउट है, बाकी
मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो इन्होंने सही बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर कब सभी को मिलेंगे, कब नंबर सभी को नहीं मिलेंगे, वो डाउट जो है वो आपका क्लियर हो गया होगा। अगर चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन एग्जिस्ट करता है तो जिसने सही टिक किया होगा उसको नंबर मिलेंगे, अगर वो ऑब्जेक्शन करेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करता है तो नंबर सभी को मिलते हैं, फिर ऑब्जेक्शन कोई करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो कितने क्या क्वेश्चन गलत हैं उसका आइडिया आपको मिल गया, ठीक है। बाकी कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है तो चैनल पे अभी इस वीडियो के बाद में आपका पोल डाल दूंगा, तो उसमें मैक्सिमम जो एस्पिरेंट हैं आप लोग वहाँ पे जाके पोल में पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। तो जब मैक्सिमम डाटा हमारे पास आएगा तो हम और अच्छे तरीके से कट ऑफ का एनालिसिस कर पाएंगे। बाकी एक रफ आइडिया के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 60 या उससे ऊपर बनने हैं तो आप कहीं ना कहीं आपको मेंस जो एग्ज़ाम है, टीयर 2 जो एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपरेशन करना है, ठीक है। और टीयर 2 में भी मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट, पहली बात तो क्या है कि स्टूडेंट को सिलेबस ही क्लियर नहीं है। यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है टीयर 2 में, जो पूरा सिलेबस है आपका वो टीयर 1 यानी कि जिस तरीके से पहला एग्जाम हुआ, प्री एग्जाम हुआ, वैसा ही सिलेबस आपका मेंस का है। बस यहाँ पे एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसमें मैक्सिमम एस्पिरेंट डिस्क्वालीफाई होंगे वो है डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव पे काम करिए। बाकी मेंस के लिए कोई अलग से कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। जो प्री में आपने पढ़ा वही मेंस में आपको पढ़ना है। बस जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का है उस पे आपको काम करना है, जैसे कि ऐसे कैसे लिखना है, प्रिसाइज कैसे लिखना है, लेटर कैसे लिखना है। और इसमें भी किसी के वीडियो से काम नहीं चलेगा जब तक कि आप इस पे अच्छे तरीके से काम नहीं करोगे, जब तक कि कोई आपकी कॉपी चेक नहीं करेगा, जब तक कि कोई आपको गाइड नहीं करेगा, तब तक कि काम आपका नहीं चलेगा। और जो मैक्सिमम बच्चा बाहर होगा वो इसी वजह से बाहर होगा और इसी से बाहर होगा। तो आपको सिर्फ इसकी प्रिपरेशन करनी, बाकी जो प्रिपरेशन आपने प्री के लिए की वही मेंस में आपके काम आने वाली है, ठीक है। तो इस पे एक डिटेल में वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा और किस तरीके से आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, मैं आपकी किस तरीके से हेल्प करने वाला हूँ, उन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ईबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी वाले जो एस्पिरेंट हैं, अगर आपका स्कोर 50 से ऊपर बनना है तो कहीं ना कहीं आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। बाकी अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल का 2-3 नंबर आप कम कर लो, ठीक है। तो ये कुछ कट ऑफ आपकी रह सकती। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी डाउट हैं वो आपके क्लियर हो पाएंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।